जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना एक वैश्विक संकट बना हुआ है और हम भारत के लोग सबसे ज्यादा उसके चपेट में आ गए। कोरोना के संदर्भ में सरकार ने जो बेपरवाही किया उसकी आलोचना हर तरफ चल रही है। कल ट्विटर पर 4,77,000 रिजाइन पीएम मोदी नाम का ट्रेंड चला। जिस पाकिस्तान को हम शत्रु राष्ट्र मानते हैं उस पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंड विथ इंडिया चला और पाकिस्तान विथ इंडिया भी ट्रेंड चला। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जब होती है उसमें डिप्लोमेसी होती है। सऊदी अरब ने कहा कि भारत को आपातकालीन जरूरत के लिए 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर और 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने वाले हैं। मुसलमानों के प्रति, इस्लामिक राष्ट्रों के प्रति नरसिंहानंद जैसे घृणा निर्माण करने वाले को रिलीज करने के बारे में इस देश में ट्रेंड चलता है। कभी कभी लगता है इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। यह देश जाति धर्म के नाम पर बीमार लोगों का देश है। देश और विदेश का मीडिया महामारी में लोगों को ऑक्सीजन, दवा, बेड न मिलने पर, लॉकडाउन करने पर व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। अपनी भावनाओं को प्रकट करने का उन्हें अभिव्यक्ति स्वतंत्र मिला है। देश में कोरोना से कम बेड, दवा, ऑक्सीजन न मिलने से ज्यादा लोग मर रहे हैं। यह विनाशकाली विपरीत बुद्धि का ही कारण है। चुनाव आयोग, भाजपा की केंद्र सरकार, कुंभ मेले के समय उत्तर प्रदेश सरकार की सारी परिस्थिति है और उनकी सारी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया गया तो कल चुनाव आयोग ने अब जब चिड़िया गई खेत तब ऐसी कहा जैसे 2 मई को विधानसभा के चुनाव की काउंटिंग होने वाले हैं। उसने कुछ गाइडलाइन दिया, कहा कि न जीत का जश्न मनेगा न जुलूस निकलेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए 2 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। अब हो सकता है अब भाजपा आसानी से ईवीएम से चुनाव जीतेगी और लॉकडाउन लगाकर विद्रोह को खत्म किया जाएगा। अभी तक इस वायरस के विरोध में कोई एक्शन प्लान सरकार का नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन निर्माण करने के बहाने तमिलनाडु में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दिया जो वेदांता के था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्लांट में केवल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए खोला जाएगा, प्लांट में अन्य कोई काम नहीं किया जाएगा। इस बहाने प्लांट शुरू हो गया। बाद में बिजली का भी निर्माण होगा और वेदांता कंपनी वो जरूर करेगी। इस कोरोना की दूसरी लहर में हमारा राजा नंगा हो गया। अभी भी उसका नंगा नाच अभी चल रहा है। इधर व्यवस्था भी नंगी हो चुकी है, सारी व्यवस्था एक्सपोज हो चुकी है। ब्राह्मण धर्म गाय को गौ माता मानता था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट। आतंकी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे अन्य संघी कहते थे गोमूत्र से ऑक्सीजन मिलता है और इन संघियों की ऑक्सीजन की जो थ्योरी थी कहां पर गई। भक्त मंडली कहती है कि राम मंदिर का निर्माण 1528 के बाद 2021 में हुआ, यानी 493 साल के बाद मोदी जी की वजह से हुआ। प्रभु रामचंद्र जी और 33 करोड़ देवताओं की जो सेना है इस बार चमत्कार दिखाने के लिए मौका है, मगर यह भी मौका देश विदेश के डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं दे सकते हैं। भारतीय समाज में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता संगठनों ने अभी तक हिम्मत नहीं आई है। कुछ डॉक्टर, मानस शास्त्रज्ञ, आहार शास्त्री, योगा अभ्यासक प्रबोधनात्मक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अपना ज्ञान बयान कर रहे हैं। जो प्रासंगिक है, योग्य जानकारी है उसे हमें लेना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस, विहारों को मानवता को बचाने के लिए अस्पताल वहां पर खोलना जरूरी हो गई है। पिछले साल कोविड से बचने के लिए कई राज्यों ने, महानगरों ने टेम्पररी अस्पताल बनाए थे, आज उसे उखाड़ फेंक दिया। उसके बाद परमानेंट अस्पताल बनाने की उनको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। कोरोना की सेकंड वेव आई तो हम सब सो गए थे, तब एक बार बड़ा अटैक हुआ और आज अमेरिका और चीन जैसे वसाहतवादी राष्ट्रों ने भारत को मदद देने से इनकार कर दिया। कोविड की दूसरी लहर का अधिक मार खाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली लहर में 503 कोविड स्पेशल अस्पताल बनाए गए थे, अब 83 अस्पताल रह गए। आज उत्तर प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है। कोविड की दूसरी लहर सबसे पहले महाराष्ट्र में हुई। पुणे देश का महत्वपूर्ण महानगर है। पिछले बार पुणे में 800 बेड वाला अस्पताल बनाया था। कोरोना चला गया, इस मस्ती में उस अस्पताल को खत्म किया। मार्च महीने में उसे फिर से शुरू किया।
महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में सबसे पढ़े लिखे लोगों होने के बावजूद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खड़ा होना चाहिए उतना वहां पर भी खड़ा नहीं है। देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माना जाता है। उनके प्रदेश ने सबसे ज्यादा सचेत रहना चाहिए था। वहां 4 टेम्पररी अस्पताल खड़े किए थे। इनमें से सबसे बड़ा छतरपुर वाला था। आईटीबी संचालित इस अस्पताल में 10,000 बेड थे। इनमें 1000 ऑक्सीजन वाले थे। यह अस्पताल और धौला कुआं आदि में खुले 4 अस्पताल खत्म कर दिए गए। अब इन्हें फिर से खड़ा किया जा रहा है। और बिहार की तो बात अलग ही है। बेरोजगारी दूर करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव करवाए। यहां डॉक्टरों की भारी किल्लत है। 5,000 पद खाली पड़े हुए। ये पद साल भर भरना चाहिए था, मगर अभी तक नहीं भरे। आज बिहार के सिर्फ 10 जिलों में वेंटिलेटर है। हर एक में 5, यानी पूरे सूबे में 50 है। इस राज्य के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं है। झारखंड से मांग कर अपना काम चला रहे हैं। आज देश में भारत के नागरिकों की समस्या ब्रेड की बेड तक सीमित हो गई है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आज फ्रांस के 14वें लुई की याद आ रही है। फ्रांस के लोगों के पास उस समय रोटी खाने को नहीं थी और इस 14वें लुई के पास रोटी मांगने गए तो ये 14वें लुई ने कहा था कि आपके पास रोटी नहीं है तो केक खाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली को आंसुओं में धकेल दिया और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के समय प्रचार कर रहे थे कि कोलकाता को जॉय सिटी बनाने वाले हैं। वो सपने दिखा रहे थे। पिछले लॉकडाउन में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी -23.9% था। वैश्विक पूर्वानुमान लगाने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 10.2% कर दिया, जो पहले से 11.8% था। देश के बढ़ते स्वास्थ्य बोझ, महत्वाकांक्षी दर, लड़खड़ाहट को रोकने के लिए एक ठोस सरकार के पास रणनीति का अभाव दिखाई देता है। अब दूसरी कोरोना की लहर में हर राज्यों ने अपना लॉकडाउन लगाया। यह कोरोना का प्रभाव बढ़ते रहेगा, लॉकडाउन बढ़ते रहेगा तो देश का कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह एसबीआई की रिपोर्ट है। जीडीपी की विकास दर 11% से घटकर 10.4 तक आ सकती है। रिजर्व बैंक का अनुमान है 10.5 तक आ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का होगा, क्योंकि कोरोना से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और यही राज्य जीडीपी में ज्यादा योगदान देता है। महाराष्ट्र की कुल जीडीपी 29.80 लाख करोड़ रुपए की है और 81,672 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इस नुकसान का महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी कुल मिलाकर 80% हिस्सा है। इसमें अकेले महाराष्ट्र का 54% हिस्सा है। महाराष्ट्र का जीडीपी में योगदान 13.9% है। देश में कुल वाहनों की बिक्री में 10% हिस्सा महाराष्ट्र का है। स्मार्टफोन की बिक्री में 10% है। बैंकों की डिपॉजिट में 19.7% है। उधारी में 26.1% है। टॉप नुकसान करने वाले जो राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान है। राजस्थान की जीडीपी 12 लाख करोड़ रुपए है। राजस्थान को 17,232 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ की जीडीपी 3,80,000 करोड़ रुपए की है और छत्तीसगढ़ को 7,357 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बिहार की जीडीपी 7,60,000 करोड़ रुपए की है और 6,222 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दिल्ली को 5,178 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। दिल्ली का जीडीपी 9 लाख करोड़ रुपए का है। 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के दरमियान जो रेल महाराष्ट्र से चली तो 4,32,000 मजदूर अपने गांव यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ओडिशा चले गए। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर 3,23,000 थे। वेस्टर्न रेलवे ने 196 रेलवे चलाई, जिसमें 150 रेलवे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई थी। पिछले लॉकडाउन के समय मजदूरों के हाल जो रास्ते पे हुए, तब एक संजीवा नाम के एक गायक ने गीत गाया था, खाली पेट नंगे पांव कैसे पहुंचे अपने गांव, हम सब याद रखेंगे। बिहार का चुनाव आ गया, हम जात धर्म के नाम पर सब भूल गए। अब पश्चिम बंगाल के, असम के जो चुनाव हो गए, भाजपा के भक्तों की जो भीड़ दिख रही थी, तब समझ में आ गया कि हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर सब लोग भूल जाते हैं। अभी हालात अच्छे हो जाएंगे तब यही बात कहेंगे, हम सब भूल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद।